Good morning, dear students. We are back again. This time for one more video lecture of this subject, physical education, class 12th. Dear students, जैसे आप सबको पता है कि पिछले वीडियो लेक्चर तक हमने 25% ऑफ द टोटल सिलेबस पूरा कर लिया है। मतलब टोटल 12 चैप्टर जो हैं सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस के हिसाब से टेक्स्ट बुक में, इंडेक्स में, उसमें से 3 चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 11 एंड देन चैप्टर नंबर 8, ये 3 चैप्टर यानी 25% हिस्सा हमने पूरा कर लिया है। अब बाकी 75% हिस्सा और बात करनी है। तो उसी के लिए स्टार्टिंग करते हुए आज हम फिर से एक बार इस वीडियो लेक्चर में एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, जो होगा चैप्टर नंबर 4, फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर डिफरेंटली एबल्ड। डिफरेंटली एबल्ड मीन्स ऐसे बच्चे जो कुछ स्पेशल हैं। नॉर्मली उनको हम स्पेशल नहीं कहते हैं, हैंडीकैप कहते हैं या कुछ और नाम से बुलाते हैं, लेकिन आजकल ये अलाउड भी नहीं है और मोरली ऐसा करना भी नहीं चाहिए। इनको चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड कहा जाता है और डिफरेंटली एबल चिल्ड्रन कहा जाता है। तो इनके बारे में ये पूरा चैप्टर है कि इनका फिजिकल एजुकेशन और इनका स्पोर्ट्स कैसे चलता है। तो इस नए चैप्टर की बात हम आज करने जा रहे हैं। तो आइए इस चैप्टर नंबर 4 की शुरुआत करते हैं। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, चैप्टर का जहाँ टाइटल दिया है फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर डिफरेंटली एबल, उसके नीचे लेफ्ट हैंड साइड पे हर बार की तरह इस बार भी चैप्टर के बारे में इंफॉर्मेशन दी है एट ए ग्लिम्स कि चैप्टर के कौन कौन से टॉपिक हैं जो आप पढ़ाई करने चाह रहे हैं। तो यहाँ कई बार क्या होता है आपको पता है, यहाँ कुछ टॉपिक लिखे होते हैं लेकिन वो सिलेबस के हिसाब से नहीं होते हैं, कम होते हैं, ज़्यादा होते हैं। कभी हम कोई टॉपिक बाहर से लेते हैं, कभी टॉपिक कम कर देते हैं। लेकिन यहाँ जो एट ए ग्लिम्स करके 6 टॉपिक लिखे हुए हैं, उन 6 के 6 टॉपिक जो हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि ये 6 के 6 टॉपिक आपके सीबीएसई सिलेबस में है। ओके, तो ये सारे टॉपिक पढ़ने हैं। आइए ज़रा पहले टॉपिक के नाम देख लें एक बार। फर्स्ट टॉपिक इज़ अ वेरी स्मॉल वन, कंसेप्ट ऑफ डिसेबिलिटी एंड डिसऑर्डर। मतलब डिसेबिलिटी किसको कहते हैं और डिसऑर्डर किसको कहते हैं। कई बार ये दोनों वर्ड्स हम एज ए सिनोनिम्स यूज़ कर लेते हैं, लेकिन दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है। तो सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे। सेकंड टॉपिक इज़ टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी। ऊपर 2 वर्ड पढ़े ना, डिसेबिलिटी एंड डिसऑर्डर, तो अब दोनों के बारे में एक एक थियरी आएगी। तो सबसे पहले है डिसेबिलिटी के कौन कौन से टाइप होते हैं। सो टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी, इट्स कोजेस, क्यों होती है, क्या कारण है, एंड इट्स नेचर, मतलब कैसे होता है, क्या होते हैं, उनके लक्षण क्या होते हैं। तो ये थियरी रहेगी। ये भी हालांकि इतनी बड़ी थियरी नहीं है, छोटी सी है, लेकिन ये थियरी रहेगी डिसेबिलिटी के बारे में। थर्ड टॉपिक इज टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर, इट्स कोजेस एंड नेचर। कौन कौन से टाइप के डिसऑर्डर हो सकते हैं। 5 अलग अलग टाइप के डिसऑर्डर आएंगे यहाँ पे इस चैप्टर में। जब आएंगे तब 1 बाय 1 उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो उन 5 डिसऑर्डर के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है। इसीलिए ये वाली थियरी जो है वो थोड़ी सी लंबी चलेगी, क्योंकि 5 डिसऑर्डर के बारे में, उनके सिम्टम्स क्या होते हैं, वो डिसऑर्डर हैं क्या, तो इन 5 के बारे में यहाँ डिटेल डिस्कशन करना है। तो ये है तीसरा टॉपिक इस चैप्टर का। नेक्स्ट वन कम्स इज़ अ वेरी स्मॉल वन, डिसेबिलिटी एटिकेट्स, है ना। डिसेबल पीपल के एटिकेट्स क्या होने चाहिए या क्या होते हैं, तो इनके बारे में पढ़ेंगे। ये भी एक छोटा सा टॉपिक है। फिफ्थ वन है एडवांटेजेस ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़ फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। जो चिल्ड्रन स्पेशल नीड्स के साथ हैं, मतलब कोई हाथ नहीं है, कभी किसी का पाँव नहीं है, कभी आंखें ठीक से काम नहीं कर रही, कभी कान ठीक से काम, मतलब किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम है उनको, ऐसे बच्चों को, अब प्रॉब्लम वाले बच्चे नहीं, इनको 2 नाम से बुलाया जाता है, या तो डिफरेंटली एबल चिल्ड्रन या तो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। तो कृपया आप सबसे भी रिक्वेस्ट है कि आप भी इनको यही नाम से पुकारें अगर आपके कोई दोस्त ऐसे हों तो एडवांटेजेस ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़ फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स
कि ऐसे बच्चों के लिए फिजिकल एक्टिविटीज़ करवाने का क्या फ़ायदा है, इनसे क्या लाभ होते हैं, इनके बारे में एक छोटी सी थियरी है. एंड द लास्ट वन इज ऑल्सो अ क्वाइट स्मॉल थियरी, दैट इज स्ट्रेटेजीज टू मेक फिजिकल एक्टिविटीज़ एसेसिबल फॉर चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स. कैसे फिजिकल एजुकेशन की एक्टिविटीज़ को चिल्ड्रन जो हैं, जो है प्यारे से बच्चे हैं स्पेशल नीड्स वाले, उनके लिए कैसे एसेसिबल, मतलब कैसे वो कर पाएँ, कैसे उनके लिए मैनेज करना चाहिए, उसके लिए क्या स्ट्रेटेजीज बनानी चाहिए, वो ये छोटा सा टॉपिक आएगा. तो कुल मिला के देखें तो ये 6 टॉपिक का एक छोटा सा चैप्टर है. उनमें एक अगर बड़ा टॉपिक कोई हो तो वो है ये तीसरा टॉपिक, टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर. और इनमें से कई बार नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम इस चैप्टर में से इसी टॉपिक में से क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो 1 मार्क का हो, चाहे 3 मार्क का हो, चाहे 5 मार्क का हो. तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे. तो आइए अब 1 बाय 1 इन टॉपिक को लेना शुरू करते हैं. सबसे पहले हम बात करेंगे वन ऑफ द स्मॉलेस्ट टॉपिक, कंसेप्ट ऑफ डिसेबिलिटी एंड डिसऑर्डर. डिसेबिलिटी किसको कहते हैं और डिसऑर्डर किसको कहते हैं, आइए पढ़ते हैं जरा. सबसे पहले डिसेबिलिटी के बारे में हम पढ़ेंगे. डिसेबिलिटी इज कंसेप्चुलाइज्ड एज बीइंग मल्टी डायमेंशनल एक्सपीरियंस फॉर द पर्सन इन्वॉल्व्ड. There may be effects on organs or body parts and there may be effects on person's participation in areas of life. कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जिनके कोई बॉडी पार्ट्स, कोई ऑर्गन्स, इन पे इफ़ेक्ट हुआ होता है, इन पे कोई प्रॉब्लम होती है ना, और इन्हीं के कारण उनको पार्टिसिपेशन करने में, स्पोर्ट्स में दिक्कत जाती है. Correspondingly, 3 dimensions of disability are recognized by International Classification of Functioning Disability Health, also known as ICF. नोट डाउन करिएगा, ये आपका 1 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है. फुल फॉर्म ऑफ ICF, इट इज इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनिंग डिसेबिलिटी एंड हेल्थ. ये एक संस्था का नाम है, ठीक है ना. उन्होंने 3 डायमेंशंस बताए हैं डिसेबिलिटी के. कौन कौन से 3 डायमेंशंस, आगे आए हैं, पढ़िए. बॉडी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, एक्टिविटी एंड पार्टिसिपेशन. क्या क्या है, सबसे पहले डिसेबिलिटी एंड हेल्थ के बारे में आया है ना, फिर आया बॉडी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, और फिर आया एक्टिविटी एंड पार्टिसिपेशन. क्या है इनके बारे में बात कर रहे हैं, आगे और आ रहा है. द क्लासिफिकेशन ऑल्सो रिकॉग्नाइजेस द रोल ऑफ फिजिकल एंड सोशल एनवायरमेंटल फैक्टर्स in affecting disability outcomes. Additionally, WHO, इन सब का फुल फॉर्म तो आपको पता होगा, आजकल बड़ा फेमस भी है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन has also suggested the following definitions in this regard. डिसेबिलिटी के बारे में WHO की और की डेफिनेशंस क्या क्या हैं. एक है इम्पेयरमेंट, अ लॉस ऑफ एबनॉर्मलिटी ऑफ साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल और एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर और फंक्शन. साइकोलॉजिकल हो प्रॉब्लम, फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम हो, एनाटॉमिकल प्रॉब्लम हो, किसी भी फंक्शन, किसी भी ऑर्गन में कोई भी फंक्शन हो, उसका एबनॉर्मलिटी मतलब वो नॉर्मल तरीके से काम ना कर रहा हो, उसको कहेंगे इम्पेयरमेंट. सेकेंड इज डिसेबिलिटी, एनी रिस्ट्रिक्शन और लैक of the ability to perform an activity in the manner or within the range considered normal for a human being. WHO क्या डेफिनेशन देता है डिसेबिलिटी की, अगर आपको 1 मार्क में पूछा जाए तो ये लिखना है, एनी रिस्ट्रिक्शंस और लैक, कुछ भी ऐसी कमी या बाधा किसी के एक्टिविटी परफॉर्म करने में आती है जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में नहीं होती, वो अच्छी तरीके से काम कर सकता है, तो ऐसी बाधा या ऐसी प्रॉब्लम जो आए उसको कहते हैं डिसेबिलिटी. थर्ड वन इज हैंडीकैप. Handicap says a disadvantage for a given individual resulting from an impairment or a disability. Disability क्या, डिसेबिलिटी या इम्पेयरमेंट के कारण जो डिसएडवांटेज क्रिएट होता है, दैट लिमिट्स और प्रिवेंट्स द फुलफिलमेंट ऑफ ए रोल दैट इज नॉर्मल फॉर दैट इंडिविजुअल. मतलब किसी एक इंडिविजुअल के लिए, चाहे वो एज की बात हो, चाहे जेंडर की बात हो, चाहे सोशल फैक्टर्स की बात हो, चाहे कल्चरल फैक्टर्स की बात हो, इन सब चीज़ों में कोई ना कोई अगर उनको डिसेबिलिटी होती है या इम्पेयरमेंट होता है तो ऐसे पर्सन को कहा जाता है हैंडीकैप, है ना.
तो ये तीन ऐसी अलग अलग चीज़ें हैं जिनके बारे में जो तीनों डिसेबिलिटी के अंदर आती हैं। तो इनके बारे में WHO क्या कहता है, इसके बारे में हमने ये पढ़ा। अब सेकंड हम पढ़ेंगे वो है कंसेप्ट ऑफ डिसऑर्डर। डिसऑर्डर इज जनरली यूज फॉर मेंटल डेफिशिएंसी एंड डिसेबिलिटी। देखिए, डिसएबिलिटी जब बात आती है एबिलिटी ना, तो वो नॉर्मली फिजिकल चीज़ों के साथ जोड़ी जाती है। अगर फिजिकली कोई प्रॉब्लम है तो ज़्यादातर वर्ड यूज़ किया जाएगा डिसएबिलिटी, कि ये एबल नहीं है इन चीज़ों में। और अगर साइकोलॉजिकल मेंटली कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है डिसऑर्डर, मतलब कोई जेनेटिकली कोई उनको डिसऑर्डर है, कोई प्रॉब्लम है। तो ये याद रखिएगा। इन बायोलॉजिकल टर्म्स, a disturbance of function, structure, or both, resulting from a genetic or embryonic failure in the development or from exogenous factors such as poison, trauma, or a disease is called disorder। मतलब किसी भी फंक्शन में, शरीर के किसी भी फंक्शन में या स्ट्रक्चर में या दोनों में कोई भी डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, जो हो सकता है जेनेटिकली भी हुआ हो, वारसागत हो सकता है, किसी और ऑर्गन के काम करने के ना काम करने के कारण हुआ हो, कोई और फेलियर के कारण हुआ हो, किसी भी चीज़ से हुआ हो सकता है कोई जहर से हुआ हो, कोई ट्रॉमा में, कोई डिजीज़, कोई बीमारी के कारण हुआ हो। मतलब इन केस किसी भी कारण से कुछ भी ऐसा मेंटल प्रॉब्लम आए, दैट इज़ व्हाट वी कॉल डिसऑर्डर। इट कैन बी सेड दैट अ डिसऑर्डर डिसरप्ट्स द नॉर्मल फंक्शन ऑफ एन इंडिविजुअल। कहा जाता है कि एक डिसऑर्डर एक नॉर्मल बंदे के नॉर्मल फंक्शन को डिस्टर्ब कर देता है। इट क्रिएट्स एन हिंड्रेंस इन एन इंडिविजुअल एफिशिएंसी एंड परफॉर्मेंस। उसकी परफॉर्मेंस और उसकी एफिशिएंसी में बहुत गिरावट आ जाती है डिसऑर्डर के कारण। तो दोस्तों, ये था छोटा सा टॉपिक। वैसे दो डेफिनेशन ही कहेंगे कि व्हाट इज़ डिसेबिलिटी एंड व्हाट इज़ डिसऑर्डर। तो बहुत सारा आपने पढ़ा, लेकिन ज़्यादातर एक लाइन में याद रखना हो तो फिजिकल प्रॉब्लम डिसेबिलिटी, मेंटल प्रॉब्लम डिसऑर्डर, ऐसे आप इनको याद रखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके, तो 6 में से ये थी पहली छोटी सी थियरी। अब आइए सेकंड थियरी की ओर आगे बढ़ते हैं, विच इज़ टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी, इट्स कोजेस एंड इट्स नेचर। मतलब डिसेबिलिटी और डिसऑर्डर, इन दो के ही तो बारे में मेन पढ़ना है पूरे चैप्टर में, लेकिन अब उनके टाइप्स वगैरह आएंगे डिटेल में। तो डिसेबिलिटी, जिसको हमने कहा फिजिकल टर्म से जोड़ा जाता है, उसके कौन कौन से टाइप्स हैं, वो क्या कारण है और क्या नेचर है उनका। वैसे ब्रैकेट में दिया गया है 3 टाइप की डिसेबिलिटी है, नीचे डिटेल में आएगा, कॉग्निटिव, इंटेलेक्चुअल एंड फिजिकल डिसेबिलिटी। ओके, तो इन सब के बारे में पढ़ना होगा, लेकिन पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। Disabilities includes various physical and mental impairments that can hamper or reduce a person's ability to carry out his day-to-day activities। किसी एक बंदे की रोज़ाना जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें कोई ना कोई कमी आए या कहीं ना कहीं वो डिस्टर्ब हो, दैट इज़ व्हाट वी कॉल disability। Disabilities can affect people in different ways, even when one person has the same type of disability as another person। भाई, दो बंदों को सेम टाइप की डिसेबिलिटी हो, फिर भी दोनों की प्रॉब्लम्स अलग अलग हो सकती हैं। देर आर मैनी टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज़, बहुत टाइप की हो सकती हैं, जैसे कि विजन में, देखने में, हियरिंग में, थिंकिंग में, लर्निंग में, मूवमेंट में, मेंटल हेल्थ में, रिमेंबरिंग पावर में, कम्युनिकेटिंग एबिलिटी में, सोशल रिलेशनशिप में। मतलब इसमें फिजिकल भी है, मेंटल भी हैं, तो बहुत सारे टाइप की डिसेबिलिटीज़ हो सकती हैं। अब इनके बारे में डिटेल जो 3 मेन नाम जो लिखे हैं ब्रैकेट के अंदर, अब वो जो डिस्कशन है वो अब शुरू होगा। द डिसेबिलिटीज कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू द नंबर ऑफ ब्रॉड सब कैटेगरीज। इनको कुछ बड़ी बड़ी कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। फर्स्ट वन इज कॉग्निटिव डिसेबिलिटी। कॉग्निटिव डिसेबिलिटीज आर द काइंड ऑफ इम्पेयरमेंट प्रेजेंट इन द पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम डायजेसिया एंड वेरियस अदर लर्निंग डिफिकल्टीज एंड इंक्लूड्स स्पीच डिसऑर्डर ऑल्सो। कुछ बंदों को सीखने में दिक्कत जाती है और बोलने में दिक्कत जाती है, तो ऐसे लोगों को ऐसा कहा जाता है कि इनको ये कॉग्निटिव डिसेबिलिटी है। दिस इज अ ब्रॉड कंसेप्ट इनकम्पेंसिंग वेरियस इंटेलेक्चुअल और कॉग्निटिव डेफिसिट्स इंक्लूडिंग इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, डेफिसिट्स टू माइल्ड टू प्रॉपरली क्वालिफाई एज इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, वेरियस स्पेसिफिक कंडीशंस सच एज स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी एंड प्रॉब्लम्स एक्वायर्ड लेटर इन द लाइफ through acquired brain injuries or neurogenetic diseases like dementia।
दिस डिसेबिलिटीज मे अपीयर एट एनी एज एंड दिस इंक्लूड्स, मतलब देखिए कॉग्निटिव डिसेबिलिटीज़ जो हमने कहा ना, मतलब बोलने में या सीखने में दिक्कतें हो सकती हैं, तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं। किसी को थोड़ी कम दिक्कत हो, किसी को थोड़ी ज़्यादा हो, किसी को स्पेशली लर्निंग में दिक्कत आ रही हो, किसी को कुछ और चीज़ में दिक्कत आ रही हो, किसी को शुरुआत से हो बाय बॉर्न, किसी को बाद में डेवलप हुआ हो कोई ब्रेन इंजरी के कारण, कोई अलग डिजीज़ के कारण। तो कोई भी स्टेज पे ये हो सकता है ना। इट कैन अपीयर एट एनी एज, ज़रूरी नहीं कि जन्म से ही हो, ये कहीं भी कोई भी समय हो सकती है। अच्छा, तो ये पहला टाइप हम बात कर रहे हैं कॉग्निटिव डिसेबिलिटी। इनका भी कुछ सब टाइप है। वैसे तो मेन 3 टाइप के नाम ऊपर हमने पढ़े, उसमें से हम पहला कर रहे हैं। अब पहले के भी कुछ टाइप्स हैं। क्या क्या? इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग refers to a person's ability to plan, comprehend and reason। मतलब इनमें दिक्कत जाती हो, प्लान करने में, कॉम्प्रीहेंड मतलब इकट्ठा करने में, रीज़न देने में। सेकंड है एडेप्टिव बिहेवियर, refers to an individual's ability to apply social and practical skills in everyday life। Example of adaptive behavior can include personal care, social problem solving skills, dressing and eating skills and monetary expenditure skills। देखिए कुछ बंदों को सोशली इन्वॉल्व होने में बहुत मुश्किल जाती है। कोई अकेले अकेले अपने अपने हिसाब से रहते हैं, कोई बीमारी नहीं है, लेकिन बीमारी का एक स्वरूप भी ये हो सकता है। मतलब उनको खुद की पर्सनल केयर करने में दिक्कत जाती हो, सोशल प्रॉब्लम्स होती हैं वो सॉल्व करने में दिक्कत जाती हो, कई बार ड्रेसिंग सेंस किसी का अच्छा नहीं होता है, किसी का खाने की स्किल्स अच्छी नहीं होती हैं, किसी की मॉनेटरी जो चीज़ें संभालने की, पैसों का मामला वो ठीक नहीं होता है। सो अलग अलग बिहेवियर होते हैं जिनके प्रॉब्लम के कारण ये दिक्कतें जाती हैं, है ना। अच्छा, ये हैं क्या? ये कॉग्निटिव डिसेबिलिटीज़ हैं। हाँ, टाइप्स नहीं, मैंने वो गलती से आगे एक वर्ड बोला टाइप्स। टाइप्स जो है वो आगे आएगा। अब इसके टाइप्स जो है वो ये हैं कॉग्निटिव डिसेबिलिटीज़ जो हमने ऊपर पढ़ी कि कौन कौन सी हो सकती हैं, उन्हीं के बारे में ये था। अब उनके सब टाइप आएंगे। किसके? इस फर्स्ट कॉग्निटिव डिसेबिलिटी के, उनके बारे में देखते हैं। फर्स्ट टाइप इज डाइजेलिसिया, मतलब आगे हमने ये नाम आया है। दिस इज़ द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ लैंग्वेज बेस्ड लर्निंग डिसेबिलिटी। लैंग्वेज सीखने में अगर किसी को डिसेबिलिटी, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, कुछ होते हैं ना सीख ही नहीं पाते, आप इंग्लिश ABCD सिखाओ, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं बहुत ही प्रॉब्लमेटिक, नहीं सीख पाते बिल्कुल भी, मतलब मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, ना इंग्लिश सीख पाते, ना गुजराती, ना हिंदी। लैंग्वेज बेस्ड डिसेबिलिटी हो उनके लिए ये टाइप है। Approximately 15 to 20% of the population has some form of language based disability। ज़्यादातर पूरी आबादी का 15 से 20% हिस्से को नॉर्मली ये प्रॉब्लम होती है। इट इज़ प्राइमरली अ रीडिंग डिसेबिलिटी एंड देयर इज़ एन एविडेंस सजेस्टिंग दैट दिस डाइजेलिसिया इज़ एन कंडीशन दैट इज़ इनहेरिटेड। भाई इनको रीडिंग करने में भी दिक्कत जाती है, और कहाँ जाता है कि इनहेरिटेंट है, ये बर्थ के बाद कोई प्रॉब्लम के कारण क्रिएट नहीं हुई, ये इनहेरिटेड है। दिस इज़ अ कंडीशन दैट इज़ फाउंड इन बोथ फीमेल्स एंड मेल्स, दोनों जेंडर में हो सकता है, नॉट वन जेंडर स्पेसिफिक। ओके, सेकंड है ADHD, फुल फॉर्म। बहुत बार इस चैप्टर में से फुल फॉर्म पूछे जाते हैं एक मार्क में, एवरी टाइम ऑलमोस्ट। सो ADHD इज अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। प्लीज रिमेंबर दीज फुल फॉर्म्स। So ADHD is a medical condition affecting a person's ability to focus, sit still and pay attention। होता है ना आप में से बहुत सबको, क्लास में ठीक से बैठ नहीं पाते हैं, फोकस नहीं कर पाते हैं, अटेंशन पे नहीं कर पाते हैं। तो आप याद रखिएगा, अगर कंटिन्यूस आपके साथ होता है, यू आर एन पेशेंट ऑफ दिस डिजीज ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है आपको। दे मे हैव डिफिकल्टी इन फोकसिंग ऑन टास्क और सब्जेक्ट, इनको किसी एक पर्टिकुलर टास्क और सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करने में दिक्कत जाती है। ADHD begins in childhood but may not be diagnosed until the person reaches an adolescence or even adulthood। होता तो चाइल्डहुड में है, लेकिन जब तक बड़ा ना हो तब तक डिटेक्ट नहीं हो पाता है। Persons with ADHD may have difficulty with finishing assignments from school or tasks from home, jumping from one activity to another। एक काम में से दूसरे काम, एक सब्जेक्ट में से दूसरे सब्जेक्ट में जाना, होमवर्क पूरा करना, इन सब में दिक्कत जाती है इन पर्सनस को। They may lose things, forget things like homework or something that they were supposed to do। भूल जाते हैं, आप कहते हैं सर होमवर्क करना भूल गया, बहुत हैं ऐसे, होमवर्क सबमिट नहीं किया ऐसे यहाँ भी। तो याद रखिएगा, I'll consider all of you are suffering from this disease ADHD। They may lose things, forget things
द पर्सन मे मेक केयरलेस मिस्टेक्स और हैव डिफिकल्टी इन पेइंग अटेंशन, बहुत मिस्टेक करता है और अटेंशन पे करने में बहुत दिक्कत जाती है। थर्ड वन इज ब्रेन इंजरी, नाम से चल जाता है पता। देर आर नंबर ऑफ कोजेस ऑफ ब्रेन इंजरी इंक्लूडिंग अ स्ट्रोक आ जाए, इलनेस कोई बीमारी हो, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी कोई हो जाए, ब्रेन ट्यूमर हो जाए, मतलब ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो सकती जिससे ब्रेन इंजर्ड हो। वंस अ पर्सन's brain has been injured, healthcare providers perform a number of different psychological and neurological tests in order to determine the areas of the brain that have been damaged. See, दूसरा कोई बॉडी ऑफ पार्ट ऑफ द बॉडी इंजर्ड हो जाए, हाथ हो, पाँव हो, कंपेरेटिवली बहुत ईजी है डॉक्टर्स के लिए जांचना, लेकिन दिमागी इंजरी हो गई, साइकोलॉजिकल एंड न्यूरोलॉजिकल टेस्ट करके उनको जज करना और परफेक्टली पकड़ना, क्योंकि वो दिखता नहीं है ना दिमाग, भाई इट्स नॉट एन फिजिकल थिंग। अच्छा ये रहा आपका हाथ, ये रहा पाँव, अच्छा इस जगह पे इस हड्डी में ये दिक्कत है, दिमाग में ऐसा नहीं होता, हड्डियाँ नहीं होती वहाँ पे, तो इसके लिए इनको सॉल्व करना बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट वन इज जेनेटिक डिसेबिलिटी। जेनेटिक डिसेबिलिटी सच एज डाउन सिंड्रोम, ऑटिज्म, dementia affect people individually. Some persons with this disabilities are able to function at high levels than others. Dementia is a serious loss of cognitive ability in a previous unimpaired person beyond what might be expected from normal being. मतलब जेनेटिक नॉर्मल प्रॉब्लम्स डिसेबिलिटी जो होती है, जो आपको वासागत आती है, जो नॉर्मल आपके एज का बंदा होता है जो कर पाता है, वो सारी चीज़ें आप नहीं कर पाएँ, तो वो भी एक टाइप की कॉग्निटिव डिसेबिलिटी है। तो ये टाइप के अंदर टाइप आया, फर्स्ट टाइप की जो थी कॉग्निटिव डिसेबिलिटी, उनके अंदर भी ये 3 से 4 टाइप आए। ओके, अब दूसरे 2 टाइप पढ़ते हैं जो थे इंटेलेक्चुअल और फिजिकल। इनके बारे में छोटी छोटी चीज़ें दी हुई हैं, उनमें सब टाइप्स नहीं दिए गए हैं ज़्यादा डिटेल में, तो आइए उनके बारे में देखते हैं। Intellectual disability is a disability characterized by significant limitations in both intellectual functioning and in adaptive behavior, which covers many everyday social and practical skills. पर intellectual disability जो है वो 2 टाइप में limitations की बात करती है, एक intellectual functioning मतलब आंतरिक व्यवहार, और दूसरा behavior मतलब आप सोशली कितना आप कैसा बिहेवियर है, वो दोनों की बात करती है। दिस एबिलिटी ओरिजिनेट्स बिफोर द एज ऑफ 18, सामान्यतः 18 साल की उम्र से पहले होता है ये, और ज़्यादातर इट इज़ कंसर्न विथ 2 चीज़ें जो ऊपर आई भी, वापस उनके बारे में बात की, इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग और एडेप्टिव बिहेवियर। क्या होता है इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग, ऑल्सो कॉल इंटेलिजेंस, रिफर टू जनरल मेंटल कैपेसिटी, कितना इंटेलिजेंट है कि नहीं बंदा, लर्निंग कैसी है, रीजनिंग कैसी है, प्रॉब्लम कितना अच्छे से सॉल्व कर पाता है, उसको कहते हैं इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग। सेकेंड है एडेप्टिव बिहेवियर, अ कलेक्शन ऑफ कंसेप्चुअल, सोशल एंड प्रैक्टिकल स्किल्स, वो ज़्यादातर लर्निंग रीजनिंग से जुड़ा हुआ था, ये सोशल और प्रैक्टिकल स्किल्स से जुड़ा हुआ है। तो इन दोनों चीज़ों में अगर कोई दिक्कत होती है तो उसको कहा जाता है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। थर्ड इज फिजिकल डिसेबिलिटी, बहुत सिंपल है। फिजिकल डिसेबिलिटी कैन बी रिजल्ट ऑफ कॉग्निशियल बर्थ इश्यूज, एक्सीडेंटल इंजरी और इलनेस, कोई बीमारी मतलब बीमार पड़ गए आप, इंजरी हो गई, या जन्मजात से आपको ऐसा है, ये हो सकती हैं फिजिकल डिसेबिलिटीज़ 3 कारणों से। दिस कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी इंक्लूड पीपल विथ वेरिंग टाइप ऑफ फिजिकल डिसेबिलिटीज, इंक्लूड अपर लिम्ब डिसेबिलिटी, लोअर लिम्ब की डिसेबिलिटी, मैनुअल डेक्सिटी, disability in coordination with different organs of the body. Disability in mobility can be either an inborn or acquired with age problem. मतलब या तो इनबॉर्न है या तो उम्र के साथ साथ डेवलप हुई है। इट कुड ऑल्सो बी द इफेक्ट ऑफ ए डिजीज, कोई बीमारी के लिए वजह से भी हो सकता है। पीपल हु हैव अ ब्रोकन बोन ऑल्सो फॉल इन टू दिस कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी, जिनकी कोई हड्डी टूट गई हो वो भी इस फिजिकल डिसेबिलिटी वाले टाइप में आते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी। टॉपिक पूरा नहीं हुआ क्योंकि टॉपिक के अंदर तो था टाइप्स, कोजेस एंड नेचर, तो ये टाइप्स एंड नेचर पूरा हुआ कि क्या टाइप है और किस टाइप की इसकी लाक्षणिकताएं होती हैं। अब इसी का एक और हिस्सा बाकी है जो है कोजेस ऑफ डिसेबिलिटी, क्या कारण से होती हैं। वैसे तो इतना पढ़ा हमने, उसमें कई कारण आ भी गए, बट फिर भी अलग से टॉपिक दिया हुआ है अलग अलग हेडिंग्स दे के, तो आइए उनको देखते हैं। क्या क्या कारण हो सकते हैं डिसेबिलिटी के। नंबर 1 जेनेटिक कोजेस, ऑब्वियसली
Abnormality in genes and genetic inheritance causes intellectual disability in children. By born हो सकता है. These disabilities are known to be inherited. Sometimes diseases, illness and overexposure to X-ray may cause genetic disorder. अच्छा, जेनेटिकली प्रॉब्लम ज़रूरी नहीं कि जन्म से ही आए, कोई बीमारी के कारण भी जीन्स में प्रॉब्लम हो सकती है, कोई आपको कोई रोग है उसके कारण भी हो सकता है. बहुत बार आपका एक्सरे हुआ है, वो अल्ट्रा वायलेट किरणें जो हैं वो आपकी बॉडी में गई हैं, इनके कारण भी जेनेटिकल डिसऑर्डर होता है. तो ये एक कारण है डिसेबिलिटी का. सेकेंड इज़ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम. द कोजेस ऑफ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम आर वेरी डिफिकल्ट टू डायग्नोस. वो जैसे मैंने कहा, ब्रेन की प्रॉब्लम को दिक्कत जाती है बहुत डायग्नोस करने में. मेंटल प्रॉब्लम सच एज डिप्रेशन, बाइपोलर डिसऑर्डर एट्सेट्रा में लीड टू डिसेबिलिटी. डिप्रेशन के कारण भी आप डिसेबल हो सकते हैं. दे टेंड टू बी सम ऑफ द मोस्ट मिसअंडरस्टूड डिसेबिलिटीज़. इनको नॉर्मली माना नहीं जाता, समझा नहीं जाता, बट ये बहुत खतरनाक है. थर्ड इज़ माल न्यूट्रिशन. माल न्यूट्रिशन इज़ अनदर वाइटल कोज ऑफ डिसेबिलिटी, स्पेशली इन आर कंट्री. मतलब न्यूट्रिशंस का अभाव है ना. हमारी देश में अभी भी बहुत ऐसे लोग हैं जिनको 2 टाइम का खाना नहीं मिलता. अब खाना ठीक से नहीं मिलता तो प्रॉपर खाने की तो बात ही नहीं आती. आपको पता होगा, रईस लोग बात करते हैं, वो हर कोई चीज़ नहीं खाते हैं, वो ऐसी चीज़ ही खाते हैं जिससे उससे न्यूट्रिशंस मिले, है ना. तो हर चीज़ तो वो नहीं खाते हैं. तो अब जो बेचारे गरीब लोग हैं वो कहाँ से इन सब प्रोटीन विटामिन की बात कर पाएंगे. तो इनकी कमी भी एक डिसेबिलिटी का कारण हो सकती है. इफ़ अ चाइल्ड डज नॉट गेट अप्रोप्रिएट न्यूट्रिशन ही मे बी फिजिकली वीक. होता है ऐसा, कुपोषण जिसको हम कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम लीड्स टू माल फंक्शन ऑफ बोन. कैल्शियम की कमी तो हड्डियों की आपके अच्छे से काम नहीं कर पाएंगी. सो ये एक कारण है. फोर्थ वन, जो ऑलरेडी हमने थर्ड में बात कर ली, पॉवर्टी. ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे, इसके बारे में यही लिखा है कि देश में बहुत गरीबी कई हिस्सों में अभी भी है. पीने के पानी के लिए, खाने के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए, एजुकेशन के लिए. इनके कारण भी मेंटल और फिज़िकल डिसेबिलिटीज़ बच्चों में और लोगों में देखी जाती है. तो पॉवर्टी भी एक बहुत बड़ा कारण है. फिफ्थ वन इज़ पुअर अप्रोच टू हेल्थ केयर. कभी आपको कोई हेल्थ केयर की ज़रूरत पड़ी हो लेकिन आपने ठीक से अप्रोच नहीं किया हो, ठीक से आपने अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान नहीं दिया हो, दवाई ना ली हो, तो इनके कारण भी बीमारी रह जाती है कई बार बॉडी में, है ना. जैसे अच्छा, ये तो बहुत बड़ी बीमारी की बात कर रहे हैं. छोटा सा एग्जांपल भी दूं, कहीं हम गिर गए हों, पाँव में घुटनों में कहीं लग गया हो, अगर ठीक से हम ध्यान ना दें, ठीक से उसकी ट्रीटमेंट ना करवाएं, तो आपको पता होगा एक हल्का सा निशान जो है वो ज़िंदगी भर रह जाता है वहाँ पे. और फिर ज़िंदगी भर याद करते हैं कि अच्छा हाँ, यहाँ पे मैं ये गिर गया था, इसके कारण ये इंजरी हो गई थी. सो पुअर अप्रोच टू हेल्थ केयर. मैनी डिसेबिलिटीज़ कैन प्रिवेंटेड ईजीली इफ़ देयर इज़ अ प्रॉपर एक्सेस और अप्रोच टू हेल्थ केयर फैसिलिटी. बहुत सारी बीमारियों को, डिसेबिलिटीज़ को क्योर किया जा सकता है अगर प्रॉपर टाइम पे, अगर उसका हेल्थ केयर पे ध्यान दिया जाए. समटाइम्स गुड हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ आर नॉट अवेलेबल ड्यूरिंग डिफिकल्ट लेबर और एंड बर्थ. इट मे कोज अ बेबी टू बी बॉर्न विथ डिसेबिलिटी. कई बार क्या होता है, गरीबी और ऐसे कुछ कारणों के कारण प्रॉपर हेल्थ केयर ट्रीटमेंट नहीं मिल पाती, इसलिए जन्म के समय से ही बच्चे प्रॉब्लम के साथ पैदा होते हैं. 6 वन इज़ एक्सीडेंट. बहुत सिंपल से कारण है ये डिसेबिलिटी के, जो आप आसानी से याद रख पाएँ. बस टाइटल याद रखने हैं आपको, अंदर तो आप आसानी से लिख पाएँ. एक्सीडेंट्स may also lead to disability. Nowadays life is so fast that accidents may occur anywhere, anytime and anyone. These accidents may happen at workplace or on the road or even in the air. विमान से जा रहे हो, रोड से जा रहे हो, कहीं से भी आप काम पे हैं, जॉब पे हैं अपनी, वहाँ पे कहीं भी किसी भी समय किसी के साथ भी एक्सीडेंट हो सकता है. सो एक्सीडेंट भी एक कारण है इन सब डिसेबिलिटी के लिए. नेक्स्ट वन सुना होगा ना आपने, वो कई बार एक्सीडेंट हो गया, ब्रेन हेमरेज हो गया, फिर याददाश्त चली गई, तो होता है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. नेक्स्ट वन, 7th वन इज डिस्टर्बेंस इन एंडोक्राइन ग्लैंड्स. Disturbance in endocrine glands may also lead to disability. Owing to such a disturbance, an individual may suffer from various physical or mental deficiencies. बहुत सारी फिजिकल और मेंटल deficiencies के लिए ये कारण बहुत जिम्मेदार है. लास्ट वन इज इन्फेक्शियस डिजीज़. कोई ऐसा डिजीज़ जिससे आपको इन्फेक्शन हो गया बॉडी में, बॉडी किसी पार्ट को, जैसे कोरोना ही है आजकल, है ना. इन्फेक्शन ही है एक टाइप का जो स्प्रेड होता है. अगर आपकी इम्यूनाइजेशन सिस्टम प्रॉपर नहीं है तो ज़्यादा चांस होते हैं. सो इन्फेक्शियस डिजीज में ऑल्सो कोज डिसेबिलिटीज इफ़ अ चाइल्ड इज़ नॉट इम्यूनाइज. देखिए यहाँ भी वर्ड आया, नॉट इम्यूनाइज वेल, ही बिकम्स वनरेबल टू इन्फेक्शियस डिजीज लाइक पोलियो. तो बहुत संभवित है कि उसको पोलियो जैसी बीमारी, अब तो कोरोना भी आएगा जब अगली बार ये बुक छपेगी तब इसके अंदर नाम. सो
So if the immunity power of the children is low, he is susceptible to fall sick or contract more serious illnesses. भाई अगर आपका इम्यूनिटी पावर ठीक नहीं है तो बहुत ज़्यादा चांस है कि आप बीमार होंगे या बहुत जल्दी से बीमार होंगे. सो ये थे कारण कुछ डिसेबिलिटीज़ के, है ना. तो यहाँ पे ये दूसरा टॉपिक पूरा होता है जो था टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज़, इट्स कोजेस एंड नेचर. ठीक है. अगला टॉपिक जो है थर्ड टॉपिक, वो डिसऑर्डर के बारे में, ये डिसेबिलिटी के बारे में था. पहला टॉपिक देखा होगा आपने जो था दोनों की कंसेप्ट, कि क्या होता है डिसेबिलिटी, क्या होता है डिसऑर्डर. तो डिसेबिलिटी के बारे में पूरा पढ़ लिया. अब जो तीसरा टॉपिक इस चैप्टर का आएगा वो होगा डिसऑर्डर के बारे में. जो मैंने कहा अलग अलग टाइप के 5 डिसऑर्डर दिए गए हैं, तो उनकी बात जो है वो हम अगले वीडियो लेक्चर में करेंगे, क्योंकि हम टॉपिक तोड़ना नहीं चाहते और एनीवे इनफ टाइम हो चुका है. तो थैंक यू सो मच एवरीवन. Before we wind up this session, I hope you know what is your homework for today. Your homework for today is 2 questions, one small, one big. Obviously, you know, small question is talk about the concept of disability and disorder. Disability और disorder के concept के बारे में चर्चा करिए. और second question है fifth marks का बड़ा, talk in detail or write a detailed note on types of disability, its causes and nature. So this is a 5 marks question for you. Okay, so with these 2 questions in homework, we are winding up this session. Next time when we are going to meet, we'll start the third topic, the biggest one of this chapter. Okay, so till the time, thank you so much. Have a very good day. Take care of yourself and stay home, stay safe. Right? Thank you and have a good day.